Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन है, उसको फाइल किया गया इंस्टेंट जस्टिस के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि काफ़ी बार आपने जो न्यूज़ है वो रीड किया होगा कि कोई क्राइम है वो कमिट हुआ है, कुछ पर्सनस उस क्राइम के रिगार्डिंग में अक्यूज्ड हैं, तो उनका जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज किया गया स्टेट के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम स्टेट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आपको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 12 है उसके बारे में पता होना चाहिए। स्टेट को वहाँ पे डिफाइन किया गया है। फंडामेंटल राइट का ये फर्स्ट आर्टिकल है पार्ट 3 के अंदर में। और आप देखिए कि जो डीपीएसपी का जो फर्स्ट आर्टिकल है, डीपीएसपी जो पार्ट 4 के अंदर है, आर्टिकल 36, जो आपको सिमिलर डेफिनेशन है वो देखने के लिए मिलेगा स्टेट का वहाँ पे भी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंस्टेंट जस्टिस के रिगार्डिंग में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि किसी भी अक्यूज्ड पर्सन का जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करने का जो यहाँ पे पावर है वो बेसिकली हमारे लॉ के अंदर नहीं मेंशन किया गया है, कि लॉ के अंदर में अक्यूज्ड पर्सन का जो प्रॉपर्टी है उसके डैमेज के बारे में नहीं बताया गया है। अगर हम लीगल प्रोसेस के जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको इनोसेंट वो माना जाता है जब तक कि वो गिल्टी रूप से प्रूव ना हो किसी भी केस के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पैन इंडिया जो गाइडलाइन है उसको प्रिपेयर करने के बारे में डिस्कस किया गया है कि इंस्टेंट जस्टिस के जो केसेज हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट है वो ना किया जाए गवर्नमेंट्स के द्वारा अपनी जो पब्लिसिटी है या पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अपनी पब्लिसिटी के पर्सपेक्टिव से। और एक पैन इंडिया एक गाइडलाइन होना चाहिए जिसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो वर्क प्रोसेस है उसको कैसे कैरी आउट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो केस है वो स्टिल पेंडिंग है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने वाले समय के अंदर में इस सेक्शन के रिगार्डिंग में जो जजमेंट है उसको डिलीवर किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम डिस्कस करें आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के वहाँ पे फ्लड का जो सिचुएशन है उसके बारे में है। आप देखिए कि जो एसडीआरएफ का जो टीम है उनको डिप्लॉय किया गया है। हमारा जो यूनियन मिनिस्ट्री है उनके द्वारा भी जो अपना हेल्प है, जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के वहाँ पे। स्टूडेंट्स, अगर हम रिवर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो जो कृष्णा रिवर है उसके अंदर में वाटर है उसका जो एक्सेसिबिलिटी है वो हायर देखने के लिए मिला है, उसकी कैपेसिटी से जो ज़्यादा वाटर कैरी किया गया है, जिसकी वजह से आप देखिए फ्लड का जो सिचुएशन विजयवाड़ा का जो एरिया है वहाँ पे ये क्रिएट हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर हम कृष्णा रिवर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि इंडिया का आपको थर्ड लार्जेस्ट जो रिवर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो कृष्णा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है। महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है महाबलेश्वर। महाराष्ट्र के अंदर कौन सा जगह है? महाबलेश्वर नाम का जगह है। महाबलेश्वर नाम का ये जगह है, ये आपको नाम जरूर से पता होना चाहिए। अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि महाराष्ट्र का जो महाबलेश्वर है, महाराष्ट्र के बाद में आपको ये कर्नाटका के अंदर रिवर का जो फ्लो है वो देखने के लिए मिलेगा। कर्नाटका के बाद में आप देखिए कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना या तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, इन 4 स्टेट्स के थ्रू जो कृष्णा रिवर है वो फ्लो किया करती है। और भी कुछ स्मॉल रिवर्स हैं, लोकल जो रिवर्स हैं उनके अंदर भी जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे रिवर के ओरिजिनेशन के बारे में तो आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर है महाबलेश्वर। अब आपको पता होना चाहिए कि एक महाबलीपुरम नाम का भी एक एरिया है तमिलनाडु के वहाँ पे सिचुएटेड है, जिसको कि हम ममल्लापुरम के नाम से जाना करते हैं। कौन सा इलाका है स्टूडेंट्स? ममल्लापुरम है, जिसको कि हम किस नाम से जाना करते हैं? महाबलीपुरम। अब आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि जो ममल्लापुरम है या जो महाबलीपुरम है वहाँ पे किस डायनेस्टी का जो रूल है वो हुआ करता था। किस डायनेस्टी का जो रूल है वो हुआ करता था। हमारा जो मेडिवल का जो फर्स्ट पार्ट है 7th एंड 8th सेंचुरी, या काफ़ी बार इसको हिस्टोरियंस एंशियंट हिस्ट्री का जो लेटर पार्ट है उसके रूप से भी डिफाइन करते हैं। तो उस समय का एक डायनेस्टी है उसके द्वारा वहाँ पे रूल किया गया था। ममल्लापुरम, जो ममल्ला नाम का निकनेम है एक उनके ही रूलर के हुआ करता था। तो ये आपका होमवर्क है कि जो महाबलीपुरम है वहाँ पे कौन सा डायनेस्टी है वो रूल किया करती है। सेंट्रल वाटर कमीशन के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि केरल के अंदर एक इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है जो कि हाईलैंड का एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे इराविकुलम नेशनल पार्क है वो भी सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे 2 रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं, जिनको कि हम मुलियार एंड पेरियार रिवर के नाम से जाना करते हैं। और उन्हीं के नेम के ऊपर में आप देखिए कि एक डैम है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। अब आपको स्टूडेंट जानकारी होना चाहिए कि जो डैम है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, 129 ईयर्स ओल्ड ये डैम है।
इस डैम का जो सेफ्टी है उसको रिव्यू किया जाएगा सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। 129 ईयर्स जो ओल्ड डैम है उसकी रिगार्डिंग में। डैम कहाँ पे सिचुएटेड है? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है, जो कि एक हाईलैंड का एरिया है। कहाँ पे है? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, केरल के वहाँ पे। डैम का जो वाटर है वो किसके लिए यूज होता है? तमिलनाडु के लिए यूज होता है डैम का जो वाटर है। केरल के द्वारा जो पानी है उसको यूज नहीं किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। केरल का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा काफ़ी बार ये कंसर्न्स वो रेज किए जाते हैं, वहाँ की जो सेफ्टी है, ये जो डैम है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है और इसका जो सेफ्टी है उसको प्रॉपर समय में रिव्यू किया जाए सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। स्टूडेंट, सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके अंडर में इसको सेटअप किया गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन को एक सेक्रेटरी लेवल के पोस्ट के जो ऑफिसर हैं उनके द्वारा हेड किया जाता है। बट अब आपके लिए यहाँ पे एक और होमवर्क है। हमारा जो नेशनल डैम का जो अथॉरिटी है, जो आप देखिए कि डैम सेफ्टी बिल 2021 के थ्रू जिसको क्रिएट किया गया था, तो हमारा जो डैम से रिलेटेड जो अथॉरिटी है, नेशनल डैम सेफ्टी जो अथॉरिटी है, इसको किसके द्वारा हेड किया जाता है? क्या हमारा जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसी के जो चेयरमैन है वो इसके भी हेड आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ दिन पहले इस टॉपिक को हमने रीड किया था डैम्स के ही रिगार्डिंग में, जब वायनाड के वहाँ पे लैंडस्लाइड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आपको डैम अथॉरिटी के बारे में बताना है किसके द्वारा उसको हेड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉ कमीशन के बारे में है। ये मुल्ला पेरियार डैम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुलियार एंड पेरियार नाम का दो रिवर हैं वो वहाँ पे फ्लो करते हैं, उसी के कन्फ्लुएंस एरिया के अंदर में इसको क्रिएट किया गया है। लॉ कमीशन, आप देखिए कि 23rd लॉ कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। लॉ कमीशन को, लॉ कमीशन आपको एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से देखने के लिए मिलेगा। हमारा क्या है स्टूडेंट्स? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है लॉ कमीशन। और ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल है, आर्टिकल 39A, उसके थ्रू इसको क्रिएट किया जाता है। हमारा जो लॉ मिनिस्ट्री है उसको आप देखिए कि लीगल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना। लीगल सपोर्ट मीन्स कोर्ट के अंदर डिफेंड करने का जो प्रोसेस है वो नहीं है, उसके लिए हमारे जो सोलिसिटर जनरल्स हैं और इसके अलावा आप देखिए कि एडवोकेट जनरल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, एडवोकेट जनरल नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एडवोकेट जनरल तो आपको बेसिकली स्टेट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जिनके द्वारा स्टेट को डिफेंड किया जाता है कोर्ट के अंदर में। तो हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, सोलिसिटर जनरल हैं, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं लीगल प्रोसेस के अंदर में जब भी गवर्नमेंट को डिफेंड करना हो। नॉन स्टैट्यूटरी लॉ कमीशन के बारे में हमने डिस्कस किया। काफ़ी सारे मैटर्स के अंदर इनका ओपिनियन है वो देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से भी इनका ओपिनियन था अभी रिसेंटली, जो 22nd लॉ कमीशन है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉ कमीशन का, आप देखिए कि फर्स्ट टाइम कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लॉ कमीशन को? फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1834 के समय में। 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो याद है आपको? अगर आपको याद नहीं है तो याद होना चाहिए, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसका क्या स्पेशल थिंग्स था? एक तो लॉ मेंबर है उसको अपॉइंट किया गया था। आप देखिए कि वाइसरॉय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो क्रिएट हुआ। फर्स्ट हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा 1773 के अंदर में। तीन हमारे यहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे। उन गवर्नर्स को आप देखिए कि बंगाल का जो पर्सन है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो एक सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये जो सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे पीक के ऊपर पहुँचेगा 1833 के अंदर में, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद में आप देखिए कि 1858 के समय में, 1858 के समय डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन अपने पीक के ऊपर कब पहुंचेगा? डिसेंट्रलाइजेशन अपने पीक के ऊपर पहुंचता है जब 1935 के लॉ के थ्रू में जो स्टेट्स के अंदर में कांग्रेस का जो मिनिस्ट्री है वो सेटअप होता है स्टेट्स के अंदर में, और डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो पावर है उनको फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू जो पावर है वो मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये लॉ कमीशन के बारे में हम अगर रीड करें तो 1833 के कानून के थ्रू इसको सेटअप किया गया। हमारे जो मकोले हैं, जो इंग्लिश एजुकेशन के लिए भी उनका कमेटी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो मकोले के लीडरशिप के अंदर में ये बनता है। मकोले फर्स्ट लॉ कमीशन है उसको हेड करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद में 1955 के समय में
MC सेतलवाड नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा लो कमीशन है उसको हेड किया गया था। फर्स्ट लो कमीशन को आफ्टर द इंडिपेंडेंस किसके द्वारा हेड किया गया था? MC सेतलवाड नाम के पर्सन है, MC सेतलवाड नाम के पर्सन है उनके द्वारा। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें लो मेंबर के ही बारे में तो आप देखिए कि वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था उसके अंदर 1909 के समय में जो मोर्ले मिंटो कानून है, मोर्ले मिंटो कानून के थ्रू आप देखिए कि 1909 के समय में आपको एक पर्सन है SP सिन्हा। SP सिन्हा कौन है? सचिंद्र प्रसाद सिन्हा नाम के पर्सन है, उनको एज ए लीगल मेंबर के रूप से ही ऐड किया गया था वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नॉन स्टैट्यूटरी ये कमीशन है, लो कमीशन हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि जो चॉकलेट के प्रोडक्शन के लिए, चॉकलेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कोको है, आप देखिए कि उसके जो प्लांट्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो स्टूडेंट्स हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो हमारे क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है वो इसकी प्रोडक्शन, कोको का जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि पपाया को आपने देखा होगा, पपीता को आपने देखा होगा, तो पपीता की तरह ही आपको इसका जो ये बेसिकली जो फ्रूट है वो देखने के लिए मिलता है। और बाद में चॉकलेट है वो इनसे प्रोड्यूस किया जाता है, चॉकलेट का जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। कौन से कंट्रीज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका जो प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा? वेस्टर्न अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं ये, और UPSC के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया था 2024 के प्रीलिम्स के अंदर में। स्टूडेंट्स घाना नाम का एक कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका के वहाँ पे, और आप देखिए कि घाना को ही घाना के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है आइवेरी कोस्ट का जो कंट्री है। आइवेरी कोस्ट का जो कंट्री है और घाना है ये बेसिकली यहाँ पे मेजर प्रोड्यूसर हैं, कोको का जो मेजर प्रोड्यूसर के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से सपोज कीजिए इक्वेटर है, सपोज कीजिए इक्वेटर है, इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री जो साउथ का जो एरिया है यहाँ पे जो कोको का जो प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर में जो आंध्र प्रदेश के अंदर में वेस्ट गोदावरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, कोको का जो प्रोडक्शन है। तो ये कोकोज के बारे में था, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है। साइंटिस्ट के द्वारा इंडोर वे में जो कोको का जो प्रोडक्शन है, जो ग्रोइंग है उसको स्टार्ट किया गया है जिससे कि जो चॉकलेट सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। ये काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ करता है, आपको पता होना चाहिए। हमारे PM सर हैं वो ब्रुनई एंड सिंगापुर के वहाँ पे विजिट के लिए जाएंगे और उनके द्वारा कुछ डिस्कशंस है वो भी किया जाएगा इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स है उसके पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स ब्रुनई के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जब हम काफ़ी बार एक टर्म को रीड करते हैं, इंडो पैसिफिक को हम रीड करते हैं, तो इंडो पैसिफिक का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, ब्रुनई नाम का जो कंट्री है। उसी के नियर बाई एरियाज़ के अंदर सिंगापुर है वो भी सिचुएटेड है। आपको इनका जो लोकेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इनका जो लोकेशन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। और आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशिया का भी एक कंट्री है जिसके द्वारा अपना जो कैपिटल है वो चेंज किया गया था, जकार्ता से उनके द्वारा न्यू संतारा नाम का जो कैपिटल है वो वहाँ पे सेटअप किया गया था। अभी हमने कुछ दिन पहले ही रीड किया था इसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रुनई एंड सिंगापुर के बारे में तो आप देखिए कि ब्रुनई के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो बेसिकली वर्ल्ड के जो लॉन्गेस्ट सर्विंग जो मोनार्च हैं वो वहाँ पे सेटअप है। इंडिया का स्पेस के अंदर कोऑपरेशन, सैटेलाइट के अंदर जो कोऑपरेशन है वो किया जा सके इंडिया एंड ब्रुनई के द्वारा। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जो क्रूड ऑयल है वो भी इंपोर्ट किया जाता था ब्रुनई से, बट आप देखिए कि रसिया के द्वारा काफ़ी सारे कंसेशन के अंदर में जो क्रूड ऑयल है वो इंडिया को प्रोवाइड किया गया है। तो वहाँ पे जो क्रूड ऑयल का जो आपको इंपोर्ट है वो लिटिल बिट डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिलता है। ट्रेड पिछले कुछ साल के अंदर में इंडिया एंड ब्रुनई का जो ट्रेड है वो भी डिक्लाइन हुआ है। तो ये इंडिया एंड ब्रुनई के पर्सपेक्टिव से था। अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स इंडिया एंड सिंगापुर के रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि सेमी कंडक्टर का जो सेक्टर है, हेल्थ का जो सेक्टर है, और सिंगापुर इंडिया का 6th लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंगापुर जो है इंडिया का 6th लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है। आसियान के अंदर में फर्स्ट आपको लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो आपको सिंगापुर ही देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि आसियान के जो 10 कंट्रीज हैं उसके अंदर में सबसे लोएस्ट के ऊपर कौन है? ब्रुनई आपको सबसे लोएस्ट के ऊपर में जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो देखने के लिए मिलेगा। अब PM सर के द्वारा यहाँ पे क्या डिस्कस किया जा सकता है? एक तो 2009 के समय में इंडिया के द्वारा जो आसियान ग्रुप है, आसियान ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था
तो उसके अंदर जो टैरिफ है उनको रिड्यूस किया जाए। इंडिया और आसियान का जो एंगेजमेंट है, जो ट्रेड है, उसके अंदर जो टैरिफ है उनको रिड्यूस किया जाए, जिससे कि ट्रेड को यहाँ पे बूस्ट किया जा सके और इंडिया और ब्रुनई का जो ट्रेड है वो बूस्ट हो सके। क्रूड ऑयल का जो इंडिया के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है वो इंपोर्ट अभी नहीं है, तो किसी दूसरे एरियाज़ के अंदर जो इंगेजमेंट है वो हो, जिसमें सैटेलाइट है, इलेक्ट्रॉनिक का जो सेक्टर है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ब्रुनई के द्वारा आप देखिए कि इंडोनेशिया है, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस एंड वियतनाम, वो भी इसके नियर बाई एरियाज़ के अंदर ही सिचुएटेड हैं। वियतनाम के आसियान के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 5 कंट्रीज़ के द्वारा 1967 के समय में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको सेटअप किया गया था। इसको याद करने का एक तरीका है, MBBS PTV LIC नाम से एक इसका याद करने का एक तरीका है। आप देखिए कि MBBS PTV एंड LIC को अगर हम डिस्कस करें तो आपको यहाँ पे याद रखना है, M से मलेशिया है, B से यहाँ पे जो म्यांमार है उसका ओल्डर नेम है बर्मा। तो यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन याद रखना होगा कि बी का जो मीनिंग है वो है यहाँ पे म्यांमार। तो आप देखिए कि मलेशिया है, म्यांमार है, ब्रुनई है, सिंगापुर है, फिलीपाइंस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, इंडोनेशिया है और कंबोडिया है। ये 10 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है आसियान, जो कि लेटर फेज के अंदर सेटअप होता है। 1965 के समय 5 कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया था। इंडिया के आसियान के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन है, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी, कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस किया गया है, अभी चाइना का जो मीटिंग है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में है। चाइना अफ्रीका फोरम का जो मीटिंग है वो चल रहा है प्रेजेंट समय के अंदर में। तो उस मीटिंग का इंडिया को किस तरीके से कंसर्न्स को रेज करने का ज़रूरत है, इंडिया का अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो इंगेजमेंट है वो किस तरीके से है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। स्टूडेंट्स, चाइना इंडिया के पर्सपेक्टिव चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि 9th फोरम मीटिंग है, 9th फोरम मीटिंग है। इसके अंदर में अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं प्रेजेंट समय के अंदर में, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, करेंसी का डेप्रिसिएशन है, वहाँ पे हैवी डेप्थ का जो बर्डन है, होती रिबेलियंस का जो अटैक है रेड सी के एरिया के अंदर में, होती रिबेलियंस का भी एक जो पिलर है इम्पैक्ट के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे वायलेंस का सिचुएशन, पॉलिटिकल अनरेस्ट का जो सिचुएशन, ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर में। अफ्रीका का एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स, अफ्रीका का स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस इस वजह से है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के लिए ये आपको एक एज ए रॉ मटेरियल का जो सोर्स है वो भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप देखिए कि मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हैं अफ्रीका के अंदर, जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मिनरल्स के अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और बिग जो पावर हैं, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उनका रोल है वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के रिगार्डिंग में। प्रेजेंट समय में अगर हम डिस्कस करें तो अफ्रीकन ग्रुप के जो लीडर्स हैं, अफ्रीकन यूनियन के जो लीडर्स हैं, उनको आपको वन ऑफ द समिट फटीग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। किस तरीके से आप देखिए कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा पिछले 1 ईयर के अंदर में काफ़ी सारी जो मीटिंग्स हैं वो अटेंड की गई हैं, जैसे कि अफ्रीका +1 का एक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के द्वारा उनके साथ में मीटिंग किया गया है, जिसमें टर्की भी है, रसिया भी है, साउथ कोरिया भी है, जिसने अफ्रीकन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में मीटिंग किया। USA के द्वारा भी अफ्रीकन यूनियन के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे, अफ्रीकन यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनसे मीटिंग किया गया है, और अफ्रीकन यूनियन कमीशन का जो मीटिंग्स है वो भी यहाँ पे कंडक्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप देखिए कि काफ़ी सारा जो समिट फटीक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, कि हर समिट इस तरीके से टॉक शो है, यहाँ पे अगर कुछ पावर्स के द्वारा इंटरवेन किया जाए तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो सिचुएटेड हो सके, और वहाँ पे अनरेस्ट को है वो एलिमिनेट किया जा सके। अगर हम चाइना और अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि अफ्रीका के अंदर में एक तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से चाइना और अफ्रीका का जो ट्रेड है वो बूस्ट हुआ है। 300 मिलियन के आसपास जो इंपोर्ट है एज ए रॉ मटेरियल के रूप से आपको जो इंपोर्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, और आप देखिए कि कंप्लीट ट्रेड के अंदर में चाइना के द्वारा 2/3 है वो रॉ मटेरियल है उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है अफ्रीकन कंट्रीज़ के वहाँ पे। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अफ्रीका के अंदर काफ़ी सारा पोटेंशियल है, अगर वहाँ पे बेसिक जो थिंग्स हैं, जैसे बेसिक थिंग्स किस तरीके से, पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स के अलावा आप देखिए कि जो प्रॉपर सीड है, हाई हिल्ड वेराइटी के जो सीड्स हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, और यहाँ पे जो वेदर का जो प्रेडिक्शन है उसका अगर उसको बताया जाए तो अफ्रीका के अंदर में काफ़ी सारा एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है
तो आप देखिए कि यहाँ पे एग्रीकल्चर पोटेंशियल को यूज करते हुए एग्रो जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो वहाँ पे नहीं है, तो काफ़ी सारे जो बिग पावर कंट्रीज है उनके द्वारा रॉ मटेरियल है वो वहाँ से मंगाया जाएगा, रॉ मटेरियल वहाँ से मंगाया जाता है, जिसके अंदर बताया गया है एक एग्जाम्पल के रूप से कि केशू को जो काजू है, काजू का काफ़ी सारा जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पे हुआ करता है। बट आप देखिए कि जो केशू के रिगार्डिंग में जो रोस्टिंग का अगर हम एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करें तो अफ्रीका के अंदर उसका जो सेटअप है वो नहीं है। स्टूडेंट्स, ग्रीन एनर्जी का जो पोटेंशियल है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, बैटरी ग्रेड जो लिथियम है उसका जो बेसिकली उनका जो पोटेंशियल है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। अब इंडिया को इस एरिया के अंदर में किस तरीके से इंटरवेन करने का ज़रूरत है। एक तो आप देखिए कि चाइना का जब भी डिप्लोमेसी होता है कहीं पे भी, तो चाइना का डिप्लोमेसी को एक वर्ड दिया गया है कि डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी, कि चाइना के द्वारा काफ़ी सारा मनी है उसको लैंड किया जाएगा, बाद में आप देखिए कि उस कंट्री के किसी एरिया को कब्जा कर लिया जाता है अगर उनके द्वारा जो पैसा है वो नहीं दिया जाएगा। तो डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी है, डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी की वजह से चाइना का आपको ओनली 12% ही इंगेजमेंट है वो देखने के लिए मिलता है वहाँ पे फाइनेंशियल लैंडिंग के अंदर में। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम अफ्रीका के रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो 2015 के समय हमारे यहाँ पे जो सेकंड अफ्रीकन यूनियन का जो मीटिंग है, अफ्रीकन इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का जो मीटिंग है 2015 के समय में, 2015 के समय में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का जो मीटिंग है वो कंडक्ट हुआ था इंडिया के अंदर में। थर्ड मीटिंग कंडक्ट होता, बस उसको कंडक्ट वो नहीं किया गया है प्रेजेंट समय में। G20 का जब इंडिया के अंदर मीटिंग हुआ तो इंडिया के द्वारा अफ्रीकन यूनियन को आप देखिए कि एज ए मेंबर के रूप से ऐड किया गया था। इंडिया का यहाँ पे टारगेट ये है कि अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, अदीस अबाबा नाम की जो जगह है इथोपिया के वहाँ पे। तो आप देखिए कि जो अदीस अबाबा नाम की जो जगह है वहाँ पे मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाए, जिससे कि अफ्रीकन यूनियन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें इंडिया के इस मीटिंग के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, इंडिया का इंगेजमेंट आप देखिए कि इंडिया में काफ़ी सारे सेक्टर्स के द्वारा वहाँ पे इंटरवेन किया गया है, टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इंडिया अफ्रीका फोरम इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के बारे में आपने रीड किया होगा काफ़ी बार। इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर क्या है? इंडिया और जापान के द्वारा अफ्रीका के अंदर जो टेक्निकल सपोर्ट्स है उनको प्रोवाइड करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन है उसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में है, अभी अमेंडमेंट बिल है उसको प्रपोज किया गया है। आप देखिए कि हमारा जो 2005 के समय का जो एक्ट है, 2005 के समय का जो एक्ट है उसके अंदर टू मच सेंट्रलाइजेशन की रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो हुआ करता है कि टू मच सेंट्रलाइजेशन है हर एक लेयर के ऊपर में। आप देखिए कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको क्रिएट किया गया सेंट्रल लेवल के ऊपर में, स्टेट लेवल के ऊपर में और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में आपको जो फंड का जो यूटिलाइजेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी टू मच सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे ना हो इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का जो इस्टेब्लिशमेंट है उन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे नेशनल डिजास्टर का जो फंड है, नेशनल डिजास्टर का जो फंड है उसके अंदर में आप देखिए कि उसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो नहीं किया जाता है। हर एक स्टेट के अंदर जो डिजास्टर का जो क्राइसिस है उसके रिगार्डिंग में रिसेंट हमारे तमिलनाडु एंड कर्नाटका के वहाँ का जो इंस्टेंस है उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया कि उनके द्वारा उसको उनका जो वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ उसको नेशनल डिजास्टर के रूप से डिक्लेयर करने के बारे में कहा गया था। अभी अमेंडमेंट्स के अंदर क्या बताया गया है, एक तो अर्बन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उसको सेटअप किया जाएगा। तो आप देखिए कि अर्बन के अंदर अर्बन हीट है, अर्बन फ्लड का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उसको सेटअप किया जाएगा जिससे कि हमारे अर्बन एरियाज़ का प्रॉपर वे में मैनेजमेंट हो सके। प्रेजेंट समय में अगर हम हमारे यहाँ पे डिजास्टर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारे कुछ डिजास्टर हैं उनको डिफाइन किया गया है जिसके अंदर स्टूडेंट साइक्लोन है, साइक्लोन हमारे यहाँ पे एक डिजास्टर है। साइक्लोन के अलावा स्टूडेंट ड्रोट है, ड्रोट के अलावा आप देखिए अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के अलावा आपको फायर है, फ्लड है, सुनामी है, हेल स्ट्रोम है, लैंडस्लाइड है, एवलेंचे है। और आप देखिए कि आपको और भी काफ़ी सारे देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि पेस्ट का जो अटैक है। जैसे आप देखिए कि जब कोविड-19 के समय काफ़ी सारे जो पेस्ट है उनका अटैक किया गया था क्रॉप के ऊपर में, तो उसको भी डिजास्टर का जो पार्ट है वो माना गया है।
फ्रोस्ट को भी यहाँ पे डिजास्टर का जो पार्ट है वो माना गया है। और स्टूडेंट जो कोल्ड वेव है तो ये डिजास्टर हैं जिनको डिफाइन किया गया। अभी यहाँ पे डिमांड ये था कि जो हीट वेव है उसको भी डिजास्टर के रूप से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। बट आप देखिए कि हीट वेव को फाइनेंस कमीशन के द्वारा डिनाई कर दिया गया। हमारे यहाँ पे पीक जो 4 to 5 मंथ तो इस तरीके से आपको पीक देखने के लिए मिलते हैं कि जिसके समय में आप देखिए कि हीट वेव का जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता है। 40+ जो आपको टेम्परेचर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कंट्री के अंदर में। तो हीट वेव को भी डिजास्टर का जो एम्बिट है उसके अंदर में ऐड किया जाए। आप देखिए कि जो लाइटनिंग की वजह से काफ़ी सारे लोगों का डेथ होता है। लाइटनिंग भी जो डिजास्टर है उसका पार्ट नहीं है। लास्ट ईयर पार्लियामेंट के अंदर एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि जो लाइटनिंग है क्या वो डिजास्टर का जो पार्ट है वो है या नहीं है। तो डिजास्टर का जो पार्ट है उसको यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो बेसिक पर्पज़ यही है कि इसके एम्बिट को इंक्रीज किया जाए, मोर डिजास्टर्स उनको ऐड किया जाए, क्लाइमेट चेंज एंड डिफरेंट कंडीशंस के रिगार्डिंग में और भी जो डोमेन्स है वो यहाँ पे ओपन हुए हैं। अर्बन जो स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में जो अर्बन डेवलपमेंट कमेटी को जो सेटअप किया गया है वो एक वेलकम स्टेप है, जिसको कि सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर के बूस्ट के पर्सपेक्टिव से, डिजास्टर के अंदर प्रोटेक्शन की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। पर आप देखिए कि मेंटल हेल्थ को यहाँ पे केयर करने के रिगार्डिंग में जो साइकेट्रिस्ट हैं उनका जो प्रेजेंस है वो नहीं है इंडिया के अंदर में। 1 लाख का जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर में स्टूडेंट्स आपको 0.75 मीन 1% है वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेशनल मिशन फॉर मेंटल हेल्थ का जो मिशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेशनल मिशन फॉर द मेंटल हेल्थ है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बट इन एरियाज़ को लिमिटेड वे में ना रखते हुए इसको मोर डोमेन है ओपन करने का ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है स्टूडेंट्स? आप देखिए कि पर्सनस का जो कंप्लीट समय है वो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारे जो लोग इस तरीके से भी जो ज़ॉम्बी हैं वो बने हैं कोविड-19 के बाद में कि उनका 24/7 अपना मोबाइल है उनकी आंखों के सामने हुआ करता है। लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटी है वो यहाँ पे कम हुआ है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग में। जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। न्यूक्लियराइजेशन का जो फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज हुआ है। आप देखिए कि डिजिटल जो फ्रेंडशिप है, डिजिटल जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है वो डेवलप हुए हैं। तो इनका काफ़ी सारे ऐसे रोल्स हैं जो मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। तो इसका जो एम्बिट है उसको इंक्रीज किया जाए, हेल्थ का जो केयर है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जाए। 1 लाख के ऊपर में 1 पर्सन का एटलीस्ट प्रेजेंस हो। और आप देखिए कि प्रेजेंट समय में केरल के अंदर में काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जर्मन का जो पार्लियामेंट है, जर्मनी का जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा सीट्स को डिक्रीज करने के बारे में डिस्कशन है। इलेक्टोरल आर्किटेक्चर के बारे में है मिक्स। वहाँ पे आप देखिए कि मेंबर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो जो जर्मनी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें क्या हमारे यूपीएससी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक तो जर्मनी का लोकेशन देख लेना। जर्मनी के अंदर एक फेमस रिवर फ्लो करता है, उस रिवर का नाम आपको पता होना चाहिए। एक बार देख लेना अगर आपको नहीं पता है तो कौन सा रिवर वहाँ से फ्लो करता है मेजरली। और जर्मनी का जो लोकेशन देखना आप एक बार ज़रूर से। पार्लियामेंट के अंदर सीट डिक्रीज हुआ है, वहाँ पे रेडिकलाइजेशन या राइट जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका भी जो डोमिनेशन है वो इंक्रीज हुआ है, जिसके अंदर आप देखिए कि जर्मनी का जो ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे एएफडी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ विक्ट्री है वो भी मिला है। तो ये जर्मनी के बारे में था। यूनिफाइड जो लैंडिंग इंटरफेरेंस है जो आरबीआई के द्वारा सेटअप किया गया है, जिससे कि हमारा जो लैंडिंग का जो प्रोसेस है उसको मोर एक्सेसिबल है वो बनाया जा सके। जो पैसे लैंड किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा उसको मोर वे में यहाँ पे एक्सेसिबल बनाया जा सके। हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है जिनका जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन भी आपको काफ़ी सही देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि जो इंडस्ट्रियल जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर भी अराउंड द 50% या लेस अराउंड 50% के आसपास 40 to 50 के आसपास कंट्रीब्यूशन है वो आपको एमएसएमई सेक्टर का है। तो एमएसएमई सेक्टर के जो पर्सनस हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो पर्सनस है उसको यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेरेंस के थ्रू में उनका जो फाइनेंशियल जो एक्सेसिबिलिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा आरबीआई के इस स्टेप के थ्रू में। आप देखिए कि प्लग एंड प्ले जो मॉडल है उसके ऊपर ये वर्क किया करता है। किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है जो कि फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट के रिगार्डिंग में है। तो आप देखिए किसान क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग में एक मॉडल जो यहाँ पे लॉन्च भी किया गया था यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेरेंस के ही पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल लेवल जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके बारे में है। आप देखिए कि जो डिपार्टमेंटल लेवल जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो कितनी हैं हमारे कंट्री के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर में 24 हैं।
16 स्टूडेंट्स लोकसभा के अंदर में है, 8 आपको राज्यसभा के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। और आप देखिए कि इन नंबर्स के बेसिस पे जो बिल्स हैं उनको डिपार्टमेंटल कमेटीज के द्वारा डिस्कस एंड डिबेट किया जाता है, उनका जो स्क्रूटनाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अपोजिशन का जो सीट्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं, तो अपोजिशन के जो मिनिस्टर्स हैं अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उनका आपको यहाँ पे जो वर्किंग प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है कि उनको मोर जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज है उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन मिले, जिससे कि वो हर एक बिल का स्क्रूटनाइजेशन है वो कर सकें। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में डिजिटल एग्रीकल्चर का जो मिशन है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आप देखिए कि नेशनल डिजिटल जो फंड है उसको यहाँ पे जो डिजिटल एग्रीकल्चर जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू हमारा यहाँ पे जो मल्टीपल जो डाटाबेस है उनको लिंक किया जा सके। डिजिटल एग्रीकल्चर सेक्टर के जो डाटाबेस हैं उनकी रिगार्डिंग में काफ़ी सारे इसके जो पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, जिसके अंदर आप देखिए कि जो क्रॉप साइंटिस्ट हैं हमारा फार्मिंग की रिगार्डिंग में उनका भी यहाँ पे मेंशन है। सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग में जो कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है, सेमीकंडक्टर का हमारा 76,000 का आप देखिए कि एक मिशन भी है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें IC 814 का जो हाईजैकिंग है उसके रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है। टेररिस्ट का जो नेम है उसके पर्सपेक्टिव से टेररिस्ट के द्वारा कुछ नेम है उनको यूज़ किया गया था एज ए उनके कोड नेम के रूप से, जब वो हाईजैकिंग के रिगार्डिंग में, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा नेटफ्लिक्स जो क्या है OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है, तो आप देखिए कि उसको कुछ एक्सप्लेनेशन है वो मांगा गया है IC 814 का जो मूवी आया है उसके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि प्लेन को लास्ट फेज के अंदर में कहाँ पे लेके जाते हैं, कांधार के अंदर में। कांधार कहाँ पे है, सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अफ्रीकन जो यूनियन के जो मिनिस्टर्स हैं उनका मीटिंग हुआ है, तो आप देखिए कुछ फोटो को दिखाया गया है चाइना अफ्रीका के जो लीडर्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कुछ किलिंग्स के पर्सपेक्टिव से है, तो आप देखिए कंटिन्यूस जो पॉलिटिकल अनरेस्ट इस तरीके का सिचुएशन है, कुछ पाकिस्तानी पर्सन्स के द्वारा किसी पर्सन को रेडिकलाइज किया गया उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। और नेक्स्ट आप देखिए कि US के द्वारा वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनका जो प्लेन है उसको यहाँ पे रोक लिया गया है, उसके बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिलीपाइंस और चाइना का जो इशू है कंटिन्यूस टेरिटोरियल वाटर के रिगार्डिंग में, और आप देखिए कि UK के द्वारा कुछ जो डिपोर्ट करने थे कुछ वेपन्स उनको यहाँ पे रोका गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो बांग्लादेश के द्वारा तीस्ता का जो वो इंडिया के साथ में वाटर का एग्रीमेंट को डिस्कस रीस्टार्ट टॉक्स के बारे में कहा गया है। तीस्ता सिक्किम के थ्रू फ्लो करता है, सिक्किम के बाद में वेस्ट बंगाल है और बाद में बांग्लादेश के लिए चला जाता है। लास्ट ईयर आप देखिए कि तीस्ता रिवर के अंदर ही वहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था। और यहाँ पे रसिया के बारे में है कि यूक्रेन के द्वारा कुछ बॉर्डर के अंदर ब्रीच किया गया है, बट वो आप देखिए कि रसिया के द्वारा उनका जो एडवांसमेंट है उसको नहीं रोका जाएगा, खुद का एडवांसमेंट कंटिन्यूस यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर अटैक किया जाएगा रसिया के द्वारा। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।